नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल श्री हर्ष कुमार गुप्ता सर के साथ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। देखिए सर, WCL के E&M यानी इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि विभाग का कंपनी के विकास में क्या योगदान है। E&M, जिसको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो भी किसी भी माइन को स्टार्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी की आवश्यकता होती है, उनका इंस्टॉलेशन और उनके रख रखाव में E&M का योगदान रहता है। जब कभी भी हम किसी माइन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिकल पावर शुरू में चूँकि ज़रूरत कम होती है, तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करके पावर देते हैं, लेकिन भविष्य में जो उस माइन में लगने वाली मशीनरी है, तो उसके अनुसार उस सब स्टेशन की क्या कैपेसिटी है उसका निर्धारित की जाती है और उसके हिसाब से फिर उस सब स्टेशन का निर्माण किया जाता है। फिर सब स्टेशन की इंस्टॉलेशन के बाद में हमको ऑफिस में लाइटिंग, माइंस में लाइटिंग, यदि अंडरग्राउंड माइंस हैं तो उसमें फिर अंडरग्राउंड मशीनरी जिससे कि हम लोग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि हॉलेजेस हैं, बेल्ट कन्वेयर्स वगैरह हैं, इन सब का इंस्टॉलेशन किया जाता है। और ओपन कास्ट माइन में भी हम लोग को CHP की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम कोल हैंडलिंग प्लांट बोलते हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट से माइन से निकलने वाला जो कोयला होता है उसकी क्रशिंग करते हैं और साथ में डिस्पैच करते हैं। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो हमको जो माइंस में पानी इकट्ठा होता है उसको भी डील करना पड़ता है। इसके लिए हमको उनकी क्षमता के अनुसार पंप लगाना होता है कि कितना पानी वहाँ पर एकत्रित है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग पंप लगा के डीवाटरिंग करते हैं ताकि कोयला वहाँ से निकाला जा सके। एक्चुअली कोल हैंडलिंग प्लांट के अपने लिमिटेशन रहते हैं, और आज के समय में हमको एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन से बचाना है, एनवायरनमेंट कंप्लायंसेस करने के लिए, तो उसको भी ध्यान में रखना है। प्लस जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो मास प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी डिस्पैच का कैपेसिटी भी बढ़ानी है, मतलब कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पैच कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग रैपिड लोडिंग सिस्टम लगाते हैं, जिसमें कि साइलो भी होता है, उसका एक पार्ट है। इससे एनवायरनमेंट कंप्लायंसेस भी होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली डिस्पैच होता है, कम समय में हम ज़्यादा डिस्पैच कर पाते हैं, और ये सिस्टम एफिशिएंट भी है। इसमें मतलब कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा कोल डिस्पैच कर पाते हैं। किसी भी माइन की शुरुआत होने के बाद में जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे ही उस माइन की मशीनरी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। यदि हम अंडरग्राउंड के संबंध में बात करें तो इनिशियली एक मशीन लगेगी। जनरली अंडरग्राउंड में हम लोग SDL या LSD का उपयोग करते हैं। आजकल कंटिन्यूस माइनर का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं मास प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे जैसे माइन का विकास होता है या कैपेसिटी इन्हेंसमेंट होता है, तो हम लोग को ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा मशीनों की आवश्यकता होती है तो उसके हिसाब से पूरा उसका अरेंजमेंट करना होता है, उसके पावर अरेंजमेंट होता है, उसी के हिसाब से सब स्टेशन का कैपेसिटी बढ़ती है। इसी प्रकार जब हम ओपन कास्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, ज़्यादा वाटर पंप आउट करना होता है, और साथ ही उस कोल को डिस्पैच करने के लिए हमको कोल हैंडलिंग प्लांट या साइलो की भी व्यवस्था करनी होती है। कोयला प्रोडक्शन करने के लिए जैसा कि पावर के बिना कुछ संभव नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको। और मैकेनिकल पार्ट की जब हम बात करते हैं तो हमको पंपिंग अरेंजमेंट, कोल डिस्पैच, और अंडरग्राउंड में कोल मशीनरी की जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, ये सब E&M विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो कोल उत्पादन बिना E&M डिपार्टमेंट के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ही, इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही इसमें जो मशीनरी यूज़ होने वाले हैं उनका इंस्टॉलेशन किया जाता है और उनका मेंटेनेंस किया जाता है। सर, आपने साइलो, CHP तथा सब स्टेशन का जिक्र किया। कृपया बताएं कि साइलो, CHP तथा सब स्टेशन क्या हैं और इनसे E&M विभाग कैसे संबंधित है। देखिए, सब स्टेशन तो जब कभी भी हम माइन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब कभी भी पावर कंजम्पशन बढ़ता है तो हमको एक वहाँ पे सब स्टेशन की आवश्यकता होती है।
क्योंकि यदि हम किसी दूर जो हमारा सब स्टेशन है किसी दूसरे माइन में, उससे हम यदि पावर फीड करेंगे तो एक तो हमारे लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि वोल्टेज डाउन होने से हमारे इक्विपमेंट के ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि माइन के नज़दीक में एक सब स्टेशन लगाया जाए, और सब स्टेशन का जो कैपेसिटी है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस माइन में कितनी मशीनरी का हम लोग भविष्य में उपयोग करने वाले हैं। इनिशियली हम लोग 3.3 का सब स्टेशन उपयोग करते थे, आजकल हम लोग 6.6 केवी मतलब 33/6.6 का सब स्टेशन का उपयोग कर रहे हैं, और WCL में भी काफ़ी सब स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसमें कि हम लोग 3.3 के जो सब स्टेशन हैं उनको हम 6.6 में चेंज कर रहे हैं। हायर वोल्टेज सब स्टेशन सेकेंडरी साइड में यूज़ करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग के इलेक्ट्रिकल के जो लॉसेस हैं वो कम होते हैं। हमको कम करंट को हैंडल करने से इसको इक्विपमेंट को भी हैंडल करने में फ़ायदा होता है, और इक्विपमेंट भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। CHP कोल हैंडलिंग प्लांट, इसका उपयोग जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कोल हैंडल करके डिस्पैच करने के लिए किया जाता है। अंडरग्राउंड माइन में चूँकि प्रोडक्शन कम होता है तो उसमें छोटा CHP की आवश्यकता होती है, लेकिन जब कभी भी हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं या वो प्रोजेक्ट जिनका प्रोडक्शन टारगेट काफ़ी हाई होता है तो उसमें हमको कोल डिस्पैच ज़्यादा करना होता है। ओपन कास्ट माइन में जब हम कोल डिस्पैच करते हैं तो उसमें पहले हम कोल क्रशिंग करते हैं, और कोल क्रशिंग करने के बाद में जब कोल डिस्पैच करते हैं तो उस समय हमारी आवश्यकता होती है कि हम इन्वायरमेंट कंप्लाइंसेस, इन्वायरमेंट के जो चीज़ें हमको ध्यान में रखना है कि डस्ट सप्रेशन करना है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम है इसका उपयोग करते हैं, इसको रैपिड लोडिंग सिस्टम बोलते हैं। ये WCL में अभी मकरदोकड़ा 3 में आने वाला है, और वनी के भी मंगोली निर्गुड़ा प्रोजेक्ट में ये आने वाला है। कोल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो जनरली CHP कोल हैंडलिंग प्लांट या साइलो, सब स्टेशन, पंपिंग अरेंजमेंट जो भी है, और अंडरग्राउंड में लोडिंग मशीनरी जिसको कि हम LHD, SDL और ड्रिलिंग के लिए UDM यूज़ करते हैं। इन सब का रख रखाव का जवाबदारी E&M का होता है। तो ये जो क्षेत्र है E&M के अंतर्गत आता है, इसलिए इनका देखरेख की जवाबदारी E&M की ही होती है। सर, कंपनी की रोजमर्रा की जरूरतों के साथ आप E&M विभाग को किस तरह जोड़ते हैं? क्या WCL का E&M विभाग वेलफेयर संबंधित गतिविधियों में भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराता है? जहाँ तक वेलफेयर से संबंध है तो जो भी हमारे कामगार या ऑफिसर, स्टाफ या वर्कर जो रहते हैं, इनके कॉलोनी का जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन होता है, मतलब कॉलोनी में जो पावर सप्लाई है, वो E&M डिपार्टमेंट देखता है। इनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदारी है, इनके बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए या हॉस्पिटल से कहीं दूसरे के पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस वगैरह, तो ये सब भी E&M के द्वारा ही देखा जाता है। माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्टाफ बस की व्यवस्था होती है। माइंस में काम करने वाले लोगों के लिए जो भी व्हीकल का अरेंजमेंट होता है, इन सब का पूरा अरेंजमेंट E&M विभाग ही देखता है। सर, कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की दिशा में WCL के E&M विभाग द्वारा क्या मुख्य पहल की जा रही है? नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जो भी हमको विद्युत की आवश्यकता है, जो भी हमारा पावर कंजम्पशन है, उसका हम जनरेशन अपने एंड पे करें। और आज के समय में जैसे कि गवर्नमेंट सोलार को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दे के रखी हुई है, तो हमारा टारगेट है कि सोलार से पावर जनरेशन करके हम इतना जनरेशन करें जितनी की हमारी आवश्यकता है। WCL को करीब 340 मेगावाट की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में हम लोगों ने अपना एक टाइम लाइन के साथ में एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सोलर पावर जनरेशन का। इस पे हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष अभी तक हम लोग 2 मेगावाट सोलर प्लांट से पावर जनरेशन कर रहे हैं,
इसके अलावा 15 मेगावाट का पावर प्लांट जमुनिया धनकासा पेंच एरिया में अंडर इंस्टॉलेशन है, जो कि इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा 35 मेगावाट का वणी, माजरी और चंदपुर एरिया और 70 मेगावाट का नंदन वाशरी, ये सब हम लोगों का प्रस्तावित है। इनके हम लोगों ने टेंडर कर दिए हैं और अगले 1 वर्ष में हम लोग इनको इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके बाद भी हम लोगों ने साइट आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, जिसमें कि अगले साल में करेंगे और हमारा उद्देश्य 25-26 तक नेट ज़ीरो पर पहुंचने का है। इसके अलावा हम लोग सीलिंग फ़ैन यूज़ करते हैं, उसको BLDC फ़ैन से रिप्लेस किया हुआ है, जिसमें कि पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। जो हमारे एयर कंडीशन लगे हुए थे उनको भी हम लोगों ने रिप्लेस किया हुआ है और वो भी फेस बैनर में हम चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर हम लोगों ने 46 नंबर्स ई व्हीकल का WCL में डिप्लॉयमेंट किया और अभी भी हम लोग इस ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस संदर्भ में आगे बढ़ें और कार्बन उत्सर्जन को कम करें। जो WCL के रिस्पेक्ट में भी हम बात करें तो हम लोगों ने 9,230 टन करीब कार्बन उत्सर्जन में रिडक्शन किया हुआ है। तो ये अचीवमेंट है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका हम लोग ने एक प्लान तैयार करके रखा हुआ है और हम लोग 25-26 में नेट ज़ीरो के साथ पहुंचने के साथ में हम लोग कार्बन उत्सर्जन में भी काफ़ी कमी लेके आएंगे। सर, E&M विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में WCL में क्या कदम उठाए गए हैं? पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग की क्या मुख्य उपलब्धियां रही? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष में कार्बन एमिशन में हम लोगों ने 9,230 टन की कमी की है और ये कमी हम लोगों ने सोलर एनर्जी को जनरेट करके किया हुआ है और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि सीलिंग फैन, AC वगैरह, इनको एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों में तब्दीली करने के बाद में किया हुआ है। यहाँ तक कि अभी हम लोग जो पंप में मोटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी ज़्यादा एफिशिएंट मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी सेविंग हुई है। पिछले वर्ष यदि हम 23-24 को हम 22-23 से कंपेयर करते हैं तो करीब 1 करोड़ यूनिट्स की कमी हुई है, जिसकी कॉस्ट निकाला जाए तो करीब 10 करोड़ रुपए करीब होती है और ये भविष्य में आने वाले समय में इसमें हम और आगे बढ़ेंगे और पावर को सेव करेंगे। इसके अलावा जो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ई व्हीकल का प्रमोट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही कैपेक्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत हम लोग का हर वर्ष का एक टारगेट होता है, लास्ट ईयर हम लोग का 80 करोड़ का टारगेट था और हम लोगों ने करीब 96 करोड़ कैपेक्स पे खर्च किए थे। तो इसमें भी करीब हम लोग का 120% अचीवमेंट था। इसके अलावा इस वर्ष भी हम लोग का करीब 150 करोड़ के करीब कैपेक्स का टारगेट है, जिसको कि हम पाने की दिशा में ठीक से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और इस वर्ष भी हम इसको अचीव करेंगे। WCL का जो MKD3 प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम साइलो बना रहे हैं, इसमें WCL ने एक नई पहल की हुई है। इसमें जो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग सोलार पैनल लगा रहे हैं और जिसके के द्वारा हम लोग 3 मेगावाट का पावर जनरेशन करेंगे। तो ये अभी हमको लगता है कि ये कोल इंडिया में या पहली बार ऐसा हुआ है और ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। कंपनी ने अभी SAP को अडॉप्ट किया हुआ है और हम लोग भी SAP के थ्रू जो हमारे अंडरग्राउंड में इक्विपमेंट्स चल रहे हैं उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो मॉनिटरिंग करने से मशीन का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है और इससे ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में मशीनों का ज़्यादा अच्छा उपयोग हो पाएगा और
ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। इस तरीके से E&M डिपार्टमेंट आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में नए नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा हमेशा ये सोचना था कि इस कंपनी को हमको अपना मानना होगा और इस कंपनी को जब हम अपना मानते हैं तो हमको वो सब कदम उठाने होते हैं जो कि हम एक अपने घर के लिए या एक अपने पैसे की बचत करने के लिए करते हैं। इसमें मुख्यतः चूँकि मैं E&M विभाग से संबंधित हूँ तो मेरा ये कहना होगा कि सबसे पहली जो ज़रूरत है कि हम विद्युत की खपत के लिए निश्चित रूप से सोचें और विद्युत की खपत का उपयोग जब हम घर से शुरुआत करते हैं तो वहाँ से हमारी शुरुआत होती है और ऑफिस, फील्ड, इन सब पे जब हम ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हम काफ़ी जगह विद्युत का उपयोग कम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जब हम E&M के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो जो भी इस डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि हम जिस भी कैपेसिटी की मोटर लगा के रखे हुए हैं क्या उस कैपेसिटी की मोटर की आवश्यकता है वहाँ पर। दूसरा, क्या इक्विपमेंट ऑपरेशन में है, क्या उसकी ज़रूरत उतना फुल टाइम चलाने के लिए है क्या। क्योंकि मान लीजिए हम बेल्ट कन्वेयर की बात करें या साइलो की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है कोल डिस्पैच करने के लिए। अब मान लीजिए आपका कोयला नहीं है वहाँ पर, हम बेल्ट को आइडल रन कर रहे हैं तो ये वेस्ट हो रही है पावर का और ये न केवल WCL के रिस्पेक्ट में बल्कि ये नेशन के साथ भी ठीक नहीं होगा कि एक एनर्जी को हम वेस्ट करें। दूसरा चीज़, इस कंपनी को जब हम अपना समझ के काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि हमको ये जब मौका मिला हुआ है कोल इंडिया में काम करने का, WCL में काम करने का, तो इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस महारत्न कंपनी में हमको काम करने का मौका मिला। और जब हमको इस कंपनी में काम करने का मौका मिला हुआ है तो ये हमारा फ़र्ज होता है कि हम वो सब काम अवश्य करें जो कि इस कंपनी हमसे उम्मीद कर रही है। और जब हम ये सब काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको एक संतुष्टि होती है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार को साझा कीजिए। जब मैंने WCL ज्वाइन किया तब से मैं देख रहा था कि ये संवाद कार्यक्रम की जो परंपरा है ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी परंपरा है। एक ये ऐसा मंच है कि जब इसके द्वारा हम अपने विचार अपने साथियों के साथ में साझा करते हैं और इसके अलावा हमको बहुत सी चीज़ें जानने और समझने का मौका मिलता है। तो इस प्रयास के लिए हम निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूंगा मैं, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ये आपके प्रयास को और आगे बढ़े, जिससे ही कंपनी को और फायदा हो। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।